स्वागत है आपका चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो जनरल स्टडीज़ हम यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं 2025 के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा होता है, यहाँ पे देखो आप लोग को हर ऑप्शन मिलेगा, पर लेकिन हजरत मोहानी साहब ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। उसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो चीज़ लंबे समय तक चली जाए, हजरत मोहानी साहब ने दिया था। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य है। बोल रहा है कि कौन सा असत्य दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला बोल रहा है कि इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किए गए थे, प्रत्यक्ष चुनाव को आरंभ किया गया था इस अधिनियम में। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था, अखिल भारतीय फेडरलिज्म वाला। यह भारत का अंतिम स्वतंत्रता पूर्व संविधान था, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सब चीज़ों के लिए तो बोलता ही बोलता है, तो ये तो नहीं होगा, असत्य पूछा है। और ये जो है द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव के आरंभ नहीं किए थे, इसने डायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं चूज़ किया था, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे, मुझे लगता है 1919 जो मॉर्लेमेंटोरी, अरे वो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म था 1919 में। कैसे याद करेंगे, 1919 में ही ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में बात हुई थी, और इसी टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस भी नोट किए गए थे। तो ये 1919 का था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हु लेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम द तिरुचिपल्ली से तंजौर तट पर वेदारण्य तक नमक मार्च का नामक जो मार्च है, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये सी राजगोपालाचारी जी ने किया था, याद रखिएगा, पीवाईक्यू है, सी राजगोपालाचारी जी ने इसका नेतृत्व किया था। गांधी इरविन के समझौते मार्च 1931 के और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का सचिव के पद पर कौन था। तो उस टाइम ना देखो 1931 में हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में हुआ था, और लगभग सितंबर के में बीच में हुआ था। उस टाइम विलियम वेडवुक था, वैन था, तो विलियम वेडवुक वैन था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सर थॉमस रो को जहांगीर ने अंग्रेज खान कहा था, थॉमस रोय को। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, बट लेकिन कैप्टन हॉकिंस ही गया था, जो उसने बोला ना, कैप्टन हॉकिंस ही लगभग जहांगीर के 19 देखो टाइमलाइन देख लेते हैं। 1607 में आया था कैप्टन हॉकिंस, स्टार्ट किया था। जेम्स तो देखो सर थॉमस जेम्स अंग्रेजी कहा था, सर थॉमस रो को जहांगीर ने अंग्रेजी खान कहा था, गलत है। देखो 007 में ना उसने जो कैप्टन हॉकिंस है वो वापस आया था जेम्स वन के परमिशन के साथ कि जा रहे हैं हम वो करने, व्यापार करने इंडिया। तो रीच करता है वो लगभग 1609 में जहांगीर के टाइम पे। वो लेटर पे तो लिख के लाया था अकबर का, कि अकबर के राजा के नाम पे होता है ना प्रतिनिधित्व करना, लेकिन वो आते ही देखता है कि राजा अकबर का जो है देहांत हो गया है। तो 1609 में ये जहांगीर की कोर्ट में आता है, क्योंकि जहांगीर अब जाके राजा बना था। और जिस शिप से आया था ना, उस शिप का नाम हेक्टर था, याद रखिए, हॉकिंस एंड हेक्टर। तो हॉकिंस वो सेंट टू द यही फैक्ट्री सूरत, यही बनाया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को कहा था, याद रखिएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को कहा था इंग्लिश खान, ठीक है। थॉमस रोय तो बाद में वो बन गया था मुगल कोर्ट में ये, ठीक है। तो चलिए इसमें सिर्फ बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्लिन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो बर्लिन समिति हुई थी देख लेते हैं। इसका नाम आगे बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। चंपाकरण पिल्लई, वीरेंद्र नाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य इस समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। लोकप्रिय सदस्य तो थे ही, इसका जो नाम आगे बदल कर किया गया था, स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था बर्लिन समिति को। दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं 7th में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाय, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की कमियों के निपटारा, स्वराज की प्राप्ति। उपयुक्त में से 1920 के नागपुर के प्रस्ताव अधिवेशन में कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के रूप में कौन सा घोषित किया गया था। तो मुख्य लक्ष्य सभी था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उपाय का था, खिलाफत आंदोलन की जो कमियां थी उसको निपटारा करना था, स्वराज की प्राप्ति भी करनी थी। तो ये सारे के सारे ही थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित भारतीय होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र में कौन से निम्नलिखित में संस्थान कौन सा शामिल था। तो बहुत कम ही शामिल थे। महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश था, ठीक है। सारे की सारे लगभग थे यहाँ पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मद्रास, बॉम्बे, असम। तो बॉम्बे रैयत वाली जो भूमि राजस्वली है किसके यहाँ ज़्यादा थी, कैसे लेवल था? तो मद्रास का सबसे ज़्यादा था रैयत में, जमींदारी थोड़ा ऊपर में थी। रैयत हो गए, बॉम्बे हो गए, देन असम हो गया। ठीक है, असम लास्ट में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसरी हिंद उपाधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केसरी हिंद जो उपाधि मिली थी वो देखते हैं। इसका सबसे पहले 1877 में, यस 1877 में दिल्ली दरबार के समय महारानी विक्टोरिया ने धारण किया था। बिल्कुल, यह उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से मिली थी। सरोजिनी नायडू ने केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। तो सरोजिनी नायडू जी को भी मिली थी ना, तो उन्होंने वापस कर दिया था। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कवि सबसे पहले किसको माना जाता है? तो ये हेनरी लुइस विवियन डरोइजा को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। विधवा विवाह संघ की स्थापना, दैनिक समाचार पत्र जो इंदु प्रकाश का संपादन, पूर्व सार्वजनिक सभा की जो ईयर होते हैं फॉर्मेशन, उसके बारे में जो होती है गोविंद रानडे से कौन से कार्य जो हैं वो सब हो चुके हैं। कौन से कार्य? तो ये सारे के सारे हो चुके हैं। डी, विधवा विवाह संघ की स्थापना, फिर इन्होंने छोड़ दिया था, ये सारी चीज़ें थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? आज़ाद हिंद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सिंगापुर में। याद कर लीजिएगा, लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक यूरोपीय सेना को समुद्र में हराने वाला सबसे पहला भारतीय जो शासक बन गया था? वो था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा जो ट्रेवनकोर का प्रोमिनेंट अब तो प्रोमिनेंट राजा था, प्रोमिनेंट टाइप्स राजा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और पत्रिका गरम दल क्रांतिकारी नेताओं को संबंधित था? ठीक है, तो 1857 में सारे के सारे रीजन थे कि भारत के संस्कृति के साथ हस्तक्षेप किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से भेदभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था। पश्चिमी संस्थानों की नीतियाँ चेंज की गई थी। बहुत सारे रीजन्स हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह कानून सिडनी रॉलेट अध्यक्षा की वाली सीमित की अनुशंसा पर बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस कानून के विरोध में गांधी जी ने अपने भारत में अपना प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो ऑल इंडिया सत्याग्रह इसी के लिए याद स्टार्ट कर दिया था। उनको डर लगता था ना कि सब अपने में ही कटेंगे ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। 1907 में लगभग नेशनल इंडियन INC ने हेल्ड किया था सूरत में, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और वो लोग ग्रुप डिवाइड हो गए थे 1907 में। पर बाद में बोला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में यह अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटिश सेवा का कमांडर था। इसके समय में ही बंगाल में बक्सर का युद्ध हो गया था। बंगाल में बक्सर में युद्ध हो गया था। ठीक है, और फिर इसके काल में ही बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए गए थे। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही गलत है और 1-3 सही हो जाएगा। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में तो हो गया था। कांग्रेस गरम दल लोग इस अधिवेशन को कहाँ आयोजित करना चाहते थे? तो नागपुर में करना चाहते थे और वो लोग कहीं और करना चाहते थे, नरम दल। ठीक है, और ये सेशन जो था जब डिवीज़न हुआ था ना इन लोग ग्रुप में, रास बिहारी बोस जी थे, वो ही प्रिसाइड कर रहे थे इनके सेशन को, जॉइंट सिटिंग के सेशन को जो भी था। तो एक्सट्रीमिस्ट वांट करते थे कि 1907 को नागपुर एंड वांट करते थे, चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है जेल में चले जाएं। ठीक है, उनको जेल में भेज दिया जाए, बस ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट वाले। तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब जेल इन सेंस उन्हीं का सपोर्ट किया जाए, वांटेड जेल में नहीं, वांट करते थे किसको? बाल गंगाधर तिलक को ही चाहते थे वो लोग। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू ही करते हैं इसको। ठीक है, वो सेशन थोड़ा डिस्ट्रप्शन कट गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 22 वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो हुआ था 1917 में हुआ था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट वाले में देखो, पहले तो गठन हमें पता होना चाहिए कब क्या हुआ था। तो जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा हुआ था वो तो हमें पता है कि भाई 1917 में हुआ था। और इस टाइम कौन फॉर्म किया था ये याद कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा जी, ये सारे लोगों ने फॉर्म किया था। इसको मैं पेंसिल को कम कर लेती हूँ। ठीक है, ये लोग मतलब इंटरेस्ट थे फार्मर्स के रखे थे। तो अवध के पास सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा अगर बोलेगा तो अवध के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्टिसिपेशन थी किसान सभा की।
ठीक है, अवध। ठीक है, तो बस ये लोग लीडर्स थे। 1917 में हो गया था और बस बाबा रामचंद्र के नेतृत्व 1920 में अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। तो चीज़ें वही थी कि हाँ क्योंकि अवध के पास सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इसके लिए, तो बस बाबा रामचंद्र की। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कामगट का मारू जो सिप हुआ था उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि क्या किसने खरीदा था। तो ये सिंपल है, बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। ठीक हो, कामगाटा मारू एक जापानीज स्टीम पावर्ड शिप थी जो कि हमें पता है कि वो ओन तो यही किए थे। ठीक है, और जो हांगकांग में रहते थे, कनाडा में नहीं, जो हांगकांग में रहते थे वही ओन किए थे। और उस शिप की हम लोग ट्रेजेडी पता है कि वापस आने पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो हमें रिवॉल्यूशनरीज जो थे वापस आना पड़ा था। और लगभग वहाँ पे ना 340 सिख थे, 24 मुस्लिम थे, 12 हिंदू थे। बहुत बड़ा कांड हो गया था ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दी रिवॉल्यूशनरीज उन्होंने ही लिखा था। इन्होंने जीवन में 2 बार काला पानी की सज़ा मिली। काले पानी का सज़ा के दौरान अपने क्रांतिकारी जीवन और समकालीन क्रांतिकारियों के जीवन एवं गतिविधियों पर अपनी पुस्तक जो है बंदी जीवन लिखी। और उपयुक्त में से किसके बारे में ये बोला जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बोला जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास सचिंद्रनाथ सान्याल जी। सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे बहुत फेमस बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरीज थे। ठीक है, आउटसाइड इंडिया भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, वो अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के भी थे। गदर पार्टी याद कर लीजिएगा, गदर पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में, और अनुशीलन समिति वही रास बिहारी बोस और ये लोग वाले नहीं, वो तो युगांतर वाले हैं। ठीक है, ये अनुशीलन समिति और इसके लिए इन्होंने तो पता चल गया हिंदुस्तान एचआरए, यही ये एक एचआरए जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था एचआरए, उसमें वो भी लोग थे, तो वो भी एक मेंबर थे ये। ठीक है, और सचिंद्रनाथ सान्याल जी हैं सेंटेंस के वही काला पानी, तो ये सब चीज़ें तो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, तो हिंट मिलता है वही सचिंद्रनाथ सान्याल, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरीज थे। ठीक है, और गदर पार्टी अनुशीलन जो समिति इन्होंने लिखी थी एचआरए के भी ये मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सुभाष चंद्र बोस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुई ही थी? कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुई थी योजना की स्थापना, मतलब ये चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। विज्ञान परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, पूर्व स्वराज के अंतर्गत रजवाड़े तथा ब्रिटिश भारत दोनों की घोषणा हुई थी। तो ये हमें लगता है ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हरिहरपुर जो सेशन हुआ था ना, एक मात्र ऐसा सेशन था 51st वाला आईएनसी का जो हुआ था 1938 के अप्रॉक्स, इसी को ही सुभाष चंद्र बोस जी ने चेयर किया था। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया था हरिहरपुरा जो था वो एक गुजरात का है, तो कभी भी पूछे कहाँ का है तो गुजरात का है। ठीक है, बस सुभाष जी ने उन्होंने प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रेसिडेंट बना थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी साइंस के काउंसिल बना लिए थे बैंगलोर में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करा था। ठीक है, हरिहरपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पूछ देता है ना कि कौन सा सेशन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद उन्होंने करना ही छोड़ दिया, मतलब करना ही हटा दिया, और रिवॉल्यूशनराइज हो गया। ये पेपर पिटिशन और प्रेयर पे बिलीव नहीं करते थे। अब असहयोग आंदोलन के समय घटी निम्नलिखित घटनाओं पर आंदोलन पर विचार करिएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया और असहयोग गतिविधियों को मजबूत किया। स्वामी विश्वानंद ने असहयोग आंदोलन के लिए रानीगंज झरिया पट्टी के कोयले खनिकों को संगठित किया। ठीक है, तो 26 में ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, फैक्चुअल हैं, पर हमें याद रखना पड़ेगा कि मोतीलाल तेजावत वाली चीज़ें बहुत अलग है कि भील मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और उसको भी एनसीएम के साथ जोड़ दिया गया। मतलब एनसीएम को स्ट्रॉन्ग करने का जो नेतृत्व जाता है हर एक आदमी को जाता है। ठीक है, क्रेडिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम मोहन राय के जीवन के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। उन्होंने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। उन्होंने अरबी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की लिखी। उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछ रहे थे। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने संवाद जो कौमुदी है ना, उन्होंने 1821 में ही लिखी थी। ठीक है, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स के फाउंडर थे वो। समाचार जो चंद्रिका है वो बस ये। ठीक है, तो उन्होंने पहला बार बिल्कुल सही हो जाएगा। और उन्होंने जो लिखी थी अरबी, ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नहीं लिखी थी, ये वाला गलत है स्टेटमेंट। राजा राम मोहन राय बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे, पर ये उन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का किया था। बिल्कुल, आत्मीय सभा ब्रह्म समाज ये इन्हीं का था।
ठीक है, तो 1 और 3 विल बी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 राष्ट्र इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गया सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्यों हुआ, क्यों माना जाता है? कांग्रेस ने बोल रहा है, कांग्रेस ने परिषद में प्रवेश की स्वराजवादियों के प्रस्ताव को हराकर एक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, इसलिए माना जाता है। इस सत्र में चेंजर्स और नो चेंजर के बीच दरार को सुलझा दिया गया। बारदोली से सविनय अवज्ञा, मतलब जो बारदोली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ये बोला गया है, ठीक है। तो पहली बात हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में सब कुछ सही कर दिया गया था, नहीं। तो जो गांधी जी, देखो कहानी कैसे होती है, जो गांधी जी 1922 में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब होता है यूनिटी टूट जाती है। तो जो सीआर है 1 सेक्शन जो है दो सेक्शन में बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा, 2 सेक्शन बढ़ जाते हैं गांधी जी अरेस्ट के बाद। एक तो सीआर दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, अजमल खान वांटेड की बाइकआउट करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ताकि इनको क्या कहते हैं, बेसिक नेसेसिटीज और वीकनेस जो है लेजिस्लेचर था, इनको लगता था कि लेजिस्लेचर वाले जो चीज़ें हैं वो हटाओ बाइकआउट करने के लिए। और एक होते थे अलग चेंजर्स, मतलब प्रो चेंजर्स, जो कि एक चाहते थे स्वराजिस्ट, जो चाहते थे कि भाई वल्लभ भाई पटेल जो कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सीआर राजगोपालाचारी थे, एमएन अंसारी जी थे, वो लोग चाहते थे नो चेंजर्स, वो नो चेंजर्स, ये प्रो चेंजर्स, ठीक है, कि चेंज मत करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहने दो। तो इसमें 2 में बंटवारा हो गया था गांधी जी के अरेस्ट के बाद। तो उसने रीजन मेन यही था कि कांग्रेस ने परिषद में प्रवेश के स्वराजवादियों के प्रस्ताव को हराकर एक प्रस्ताव पारित किया था। ये नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स में बातें सुलझी नहीं थी, डिवाइड हो गए थे ये लोग, मतलब अलग हो गए थे हर अपने ओपिनियन पे, बस इसलिए वो गलत है, सेकेंड वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि बारदोली से सविनय आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने थ्रेटन किया था लॉन्च करने के लिए कि भाई हम सीडीएम लॉन्च करेंगे बारदोली से फरवरी 1922 में, बट आफ्टर द कांग्रेस अपॉइंटेड हिम द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू ऑफ अहमदाबाद सेशन। ये गया सेशन में नहीं था, ये याद रखिए, गया सेशन में नहीं था, अहमदाबाद सेशन में हुआ था, इसीलिए उसने ऊपर क्वेश्चन क्या था, गया सेशन में क्या इंपॉर्टेंस थी, बस ये चीज़ के लिए, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदायस्नान सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। ये दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ही सही है। कौन सा कथन सत्य है? सेकेंड वाला। रहनुमाई मजदाना सभा की स्थापना जो होती है 1851 में हुई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पहली बात, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, ये स्टेटमेंट हमारी जो है विरोध नहीं किया था, ये वेलकमिंग किया था, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। हंटर आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर बल दिया था? जो हंटर आयोग था तो वो भाई प्राथमिक शिक्षा का होता है। एक हंटर आयोग बना था उसके लिए, जलियांवाला बाग के लिए, तो ये हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जोर दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य जो समय होता है 11 घंटे निर्धारित कर दिया था महिलाओं के लिए, ठीक है। तो पहला वाला सही है कि भाई हाँ, बच्चों के लिए ये किया था, लिमिटेशंस लाए थे। तो इट्स फिक्स द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एट 11 आवर्स पर डे। तो पर डे में 11 घंटे प्रतिदिन अधिकतम जो है वो 11 घंटे काम कर सकती है विद एन इंटरवल ऑफ 1.5 आवर, मतलब इतनी लगातार नहीं, मतलब इंटरवल के साथ, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा हमारे पास ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई थी? मतलब जो हमारा चल रहा था एनसीएम 1920 से लेकर 22 तक, उस टाइम किसके स्थापना हुई थी? तो काशी विद्यापीठ की हुई थी वाराणसी में 1921 में। गुजरात विद्यापीठ की हुई थी, बिल्कुल वो भी हुई थी। जामिया इस्लामिया की हुई थी, और बस इतना ही हुआ था। काशी हिंदू विद्यालय यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू को स्टैब्लिश किया था 1916 के अप्रॉक्स मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो हमारा 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक अवार्ड को उद्देश्य को विफल कर दिया। इसमें एससी और एसटी लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का मार्ग जो था प्रस्तुत किया था। तो हमारे दोनों एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं और दोनों सही हैं, क्योंकि पूना पैक्ट इसीलिए था। पूना पैक्ट आया ही, वो सुलझा दिया गया था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, लेकिन वो पूना पैक्ट ना, उसके पहले जो रामसाई वाला जो अवार्ड मिल रहा था कि रिजर्वेशन की कैटेगराइज को सेपरेट क्लासेस करेंगे, उसके लिए गांधी जी ने रिवॉल्ट किया था कि गांधी जी खाना पीना बंद कर दिए थे,
तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये वाला, मतलब जब उससे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब की, ठीक है, मतलब फास्ट टिल डेथ वाला काम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्रिप्स मिशन के दौरान मुस्लिम बहुत प्रांतों की स्वायत्ता को स्वीकार किया, ठीक है। क्रिप्स मिशन के टाइम में ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वाज एक्सेप्टेड। गांधी जी ने वार्ता के दौरान गांधी ने मुस्लिम बहु प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। मतलब जो गांधी जी और जिन्ना जी का टॉक हुआ था ना, तो गांधी जी एक्सेप्ट किए थे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के लिए। तो गांधी जी तो दोनों ही सही हैं। गांधी जी के थॉट जो थे वो थे कि चलो, अगर वल्लभ भाई पटेल जी से फाइट जो हुआ था, उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर जवाहरलाल नेहरू को हटा के यही बना दो ना, कि जिन्ना को ही बना दो जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। पर ये बहुत गलत होता, पर वो चाहते थे कि वही बन जाए, क्या करना है अगर जिद है तो। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों को उनके गठन बढ़ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है फिर से, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया, ये सारे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये लाइन से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ था। उसके बाद ये 1851 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो 1852 में हुआ था, मद्रास वाला हुआ था, ठीक है। 1852 में मद्रास हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर आया था हमारे पास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था 1866 में। और उसके बाद जो सेकेंड हुआ ना, पूना सार्वजनिक सभा हुई थी, वो लेट हुई थी, ठीक है, लगभग 1870 उत्तर के अप्रॉक्स, ठीक है, 1870 में हो गया था। तो हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले कौन आया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ था, सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आया था मद्रास, BMW में आएंगे, आई से आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो BMI कर लेंगे, और फिर पूना BMIP बिम्प या BMI, ठीक है, इससे भी याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैच करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे। आंदोलन दे दिया हुआ है और कौन नेता थे, ये देखना पड़ेगा, और कौन से ज़्यादा मैच किया है, मतलब मैच कौन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी, मतलब अनटचेबिलिटी लीग होगी, वो कौन करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर, जानबूझ के दिया गया ऑप्शन, पर वो गलत होता है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो कौन करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, स्वामी शाहजहां सरस्वती जो एकदम सीधे बोल दिए थे, उन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, मतलब जो SC/ST की बात हो रही है, वो फेडरेशन के लिए बोल रहा है कि गांधी जी करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी ना, वो हरिजन सेवक, सर्वेंट्स ऑफ द हरिजन, तो इरेडिकेट करने के लिए आई थी, तो उससे लगेगा कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। पर इसके फाउंडर प्रेसिडेंट इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके ये जो फाउंडर थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, घनश्याम दास बिरला, और उसके प्रेसिडेंट फाउंडर थे, और उसके प्रेसिडेंट जो थे अमृतलाल टक्कर थे, ठीक है। तो पहले वाला मैच ही नहीं कर रहा है, तो अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी में कौन उसको टक्कर दे सकता है, और घनश्याम को कौन टक्कर दे सकता है। ऑल इंडिया किसान सभा, फार्मर्स का दिया हुआ, सही दिया हुआ INC का, तो करेक्टली मैच्ड है। लेकिन तीसरा जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात कर रही है, वो ऑल इंडिया जो तो इसके जो थे महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो ये इसके थे राव बहादुर एंड शिवराज, ये प्रेसिडेंट थे। राव बहादुर याद कर लो, राव बहादुर। तो इसके में सिर्फ और सिर्फ पहल हमारे पास दूसरा ही सही हो जाएगा, ए। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। पाइका, अहोम, कच्छ और सूरत नमक जो आंदोलन था, वो सारी चीज़ें की लगानी होती हैं। तो पाइका तो हमें पता है, वो तो याद रहता है, पाइका रिवॉल्यूशन 1817 में हुआ था पाइका। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, पाइका, तो हमारे पास D और 1 भी है। पर ये पता है लास्ट में सूरत नमक आंदोलन हो गया था, तो ये देखो 4 और 3 में कितना फ़र्क है। तो पाइका हमारे पास हुआ था 1817 में, 1817 में पाइका हुआ था। कच्छ रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1819 में हुआ था, लगभग 1819 में हुआ था कच्छ वाला, ठीक है। सूरत का जो सॉल्ट हुआ था 1844 में हुआ था, 1844। अहोम का 1828। तो बस इस गैस की वजह से कि सूरत के लास्ट में नमक वाला रिवॉल्यूशन, नमक के लिए बहुत इन लोगों को लास्ट में करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट टैक्स होता था ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इन 1910 सरला जो ये लोग थे सुमेलित कौन सा नहीं है, सरला देव चौधरानी, तो भारत स्त्री मंडल ये दिया हुआ है। रामाबाई रानाडे महिला सामाजिक, पंडिता रामाबाई आर्य महिला समाज, सरोजनी नायडू राष्ट्रीय महिला परिषद, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित सही नहीं दिया हुआ है। तो 1910 में जो नॉर्मली सरला देवी चौधरानी थी, वो भारत में पहली मीटिंग रखी थी, वही स्त्री महामंडल में इलाहाबाद में सबसे पहले।
तो चौधरानी साहब ने ऐसे याद रखना सरल कर दिया था सब चीज़ें, तो इसलिए भारत केसरी मंडल महामंडल उन्होंने रखा था। रमाबाई रानडे जो थी वो वाइफ थी ना, महिला समाजी के लिए काम की थी, तो वो भी सही है, ये भी सही है, एम जी रानडे की वाइफ थी मतलब। और पंडिता रमाबाई शास्त्री जो थी वो आर्य महिला समाज की ही स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, तो वो भी सही है। और रमाबाई रानडे ने 1904 में ये चीज़ रखी गई थी। और 1925 में आईएनसी के जो हेड की थी आईएनसी की, वो सरोजिनी नायडू हुई थी ना, नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल की वुमेन के लिए। तो बस वो उसीलिए वो दिया हुआ है डी वाला जो है वो गलत दिया है। राष्ट्रीय महिला परिषद को फॉर्म करने के लिए मेहरी बाई टाटा ने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल, ना कि वो सी बिलीव करती थी कि पर्दा सिस्टम हट जाएगा, कास्ट सिस्टम डिफरेंसेस इसी सब चीज़ों से हटेगा। तो हमारे पास सरोजिनी नायडू ना होके ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन रॉय एक नया धर्म स्थापित करना चाहते थे। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म समाज का भी आयोजन कर दिया था। तो ये सिंपल सी बात है, ऊपर वाला गलत है। वो बस होता था कि कोई रिलीजन नहीं चाहिए, कोई कास्ट नहीं चाहिए, सब कुछ नॉर्मली साइंटिफिक तरीके से समझा जाएगा। सेकेंड वाला सही है, राजा राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का भी आयोजन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, राजा राममोहन रॉय वाला। अब आते हैं 40, बोल रहा है निम्नलिखित में से बढ़ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कलकत्ता का भारतीय संघ, पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय लीग, इन सबको लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं पूना सार्वजनिक सभा हुआ था जो कि 1875 में हुआ था, और बाकी उसके बाद फोर्थ वाला था 76 में। कौन सा? इंडियन जो है ये वाला भारतीय लीग, ये भारतीय लीग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास भारतीय लीग का हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास कलकत्ता राष्ट्रीय भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है बॉम्बे पूर्व सार्वजनिक जो सभा है वो हुई थी उसी टाइम 1867 में, 1867 में। फिर 76 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें मैच फॉलोइंग एक आध दो भी याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? सुरक्षा बाल सिद्धांत, षड्यंत्र सिद्धांत, लाइटनिंग थियरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें दे दी हुई हैं, ठीक है। और 41 का क्या बोल रहा है कि थियरी ऑफ द क्लास जो स्ट्रगल है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो थियरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल लिख रहा है बी.एम. अम्बेडकर, नहीं, कार्ल मार्क्स। ये दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा ना, किसका? मॉडर्न, इसका भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी और इकोनॉमी का भी। भारत में जो गांधी जी की प्रारंभिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो नॉर्मली यही बोल रहा है कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो पहला जो है असंविधानिक आंदोलन तो था, पहली बार तो था जो चंपारण था 1917 में हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसअबोडियन मूवमेंट था, अहमदाबाद जो स्ट्राइक हुई थी वो पहली हंगर स्ट्राइक थी, तो अहमदाबाद में खाना पीने के लाले पड़ गए थे। खेड़ा जो स्ट्राइक हुई थी वो पहली एनसीएम की थी, रॉलेट एक्ट वाला था, तो पहला मास स्ट्राइक था। तो हमारे पास 42 का जो हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने 1936 में अपना आश्रम साबरमती आश्रम से सेवाग्राम स्थानांतरित कर दिया था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की टीम को नहीं बताया था। तो हमारे पास दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्थापना के वर्ष के बढ़ते आधार पर फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है, ताकि ये लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा सी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आते हैं डेनिस, फिर आते हैं फोर फ्रेंच, फिर आते हैं डच, फ्रेंच आ गया, ये स्वीडिश, ठीक है। 44 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूल निवासी विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, भारत सहमति की आयु अधिनियम, गुलामी अधिनियम, ये सारे अधिनियम दे दिए हैं। अब ये मैच करना है। शारदा एक्ट जो होता है 1919 में हुआ था, तो 1919 पे कॉल करते हैं तो चलेगा। और इरविन ने कराया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट होता है लैंडसॉ ने किया था 1891 में। एज ऑफ कंसेंट लैंडसॉ ने किया था, ठीक है। और जो नॉर्मली मूल निवासी अधिनियम जो था वो हमने देखा ही, शारदा एक्ट जो था वो देखा ही इरविन ने करा था। इरविन ने किया है, कहाँ है इरविन? हाँ, इरविन ने कहा है, ठीक है। उसके बाद सहमति जो आयु के लिए हो गया, इरविन हो गया। और स्लेवरी जो एक्ट हुई थी अलन बरो ने किया था 1843 में, अलन बरो, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के
में पूंजीवादी वर्ग की भूमिका के संदर्भ में 1944 से 1945 की बॉम्बे योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पहला बोल रहा है इसे मिश्रित आर्थिक मॉडल की वकालत की। इसका उद्देश्य 15 वर्षों की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। व्यक्तियों के लिए ये एक उचित स्तर आवास, कपड़े और भोजन आदि की लागत की परिभाषित किया। तो ये हमें बेसिक वो पूछ रहा है कि उस टाइम क्या चला था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला मिक्स्ड मॉडल की व्यवस्था की थी, मतलब मिक्स्ड मॉडल की चली थी, ठीक है। उस टाइम तो चला ही था कि मतलब मिक्स मॉडल, इकॉनमी मॉडल था, ठीक है। जे.आर.डी. टाटा, बिरला जी.डी. बिरला, ये ठाकुर, पुरुषोत्तम दास, ये लोग बहुत टॉप क्लास के कैपिटलिस्ट इकॉनमी के थे। तो इन्होंने कहा था कि प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लेके ये चल रहे थे। एक बॉम्बे प्लान कहा गया था, जिसे एक बॉम्बे की योजना की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य 15 वर्षों की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, बिल्कुल, कि सबकी जो प्रति आय इनकम वो है पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करना था। इनकी अवधि थी व्यक्तियों के लिए एक उचित स्तर पर, मतलब बेसिक कम्युनिटीज़, मतलब बेसिक रोटी कपड़ा मकान भी मिले। तो तीनों के तीनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। बोल रहा है मैच करना है कौन कौन से। हर्सल कमीशन जो है वो किससे मैच करना है। हर्सल कमीशन सिर्फ और सिर्फ उससे आई थी, क्या कहते हैं, मिंट वाले से। सजेशन रिलेटेड टू द मिंट, तो सजेशन रिलेटेड टू द मिंट वाले में ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। बटलर कमेटी हमें पता है किसके लिए आई थी, तो वो रिलेशन ऑफ ये इंडियन स्टेट्स का और ब्रिटिश क्राउन का रिलेशन था। तो बटलर आयोग आया था, रिलेशन बिटवीन द इंडियन स्टेट विद द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और जो फ्रेजर कमेटी आई थी वो पुलिस के रिफॉर्म के लिए आई थी, तो ये बहुत बार पूछता है, पुलिस के सुधार के लिए आई थी। हंटर कमीशन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आई थी, एक हंटर भी आया था कमीशन, किसके लिए आया था हंटर कमीशन, उसके लिए जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके बाद वाला हुआ था। तो 47 का मेरे पास ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी द्वारा सरकार से की गई मांगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो भू राजस्व में 50% की कमी, बंदूक लाइसेंस जारी करने पर लोकप्रिय नियंत्रण, नवजात इस्पात जो उद्योग की सुरक्षा का परिचय दे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा पहला और दूसरा ही, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू नेसेंट स्टील इंडस्ट्री ये नहीं था गांधी जी के जो गवर्नमेंट, मतलब जो डिमांड्स थी जो गांधी जी ने किया था, तो ये नहीं कि जो इनिशियली जो हैं उनसे कुछ जो होते हैं ना कि नवजात, मतलब जो अभी अभी बिगनर हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन नहीं कराने था, ठीक है। पहला और दूसरा ही था, सिर्फ सबसे ज़्यादा था। अब आते हैं नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। उन्होंने ब्रिटिश जनता के सामने भारतीय दृष्टिकोण को रखने के उद्देश्य से लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्हें केवल एक भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नाम के अखबार भी शुरू की थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी का तो था ही, क्योंकि वो क्रिटिक्स थे, ठीक है। उसके बाद पहला वाला जो था, उन्होंने ब्रिटिश सामने दृष्टिकोण को रखने के लिए उद्देश्य में लंदन में ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी। ये भी हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखे थे। उन्हें केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी का उत्तर, ये गलत है, पता है। जो दादा भाई नौरोजी साहब लगभग 3 बार बने थे, 3 बार बन चुके थे, ठीक है। एक तो 1886 में लाहौर वाला, फिर 1893 वाला, और 1906 जो दादा भाई नौरोजी बने थे वो बने थे, ठीक है। अब आते हैं, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्चता की नीति निम्नलिखित शासकों में से द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी, मतलब जो पॉलिसी ऑफ परमानेंटेंसी है किसने की थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। गवर्नर जनरल उस टाइम 1813 से 1823 तक था, तो उसने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। हरिजन सेवक संघ, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आज़ाद हिंद फौज, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है एनएम जोशी ने कहा था, तो ये वाला ही गलत दिया हुआ है। बाकी हरिजन का जो तो महात्मा गांधी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो एचआरए का था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, तो वो रास बिहार आज़ाद हिंद फौज का भी था। और रास बिहार ये सचिंद्र सन्याल जो आचार्य के थे वो तो हमें याद ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उपयुक्त घटनाओं के टाइम जो ना वायसराय कौन था, तो वायसराय एक ही था जो लॉर्ड वेलिंगटन था, उसी टाइम था, ठीक है। देखो सबसे पहले ना गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे 1931 से लेके 1936 तक। क्या हुआ था, यही था, लॉर्ड वेलिंगटन था 1931 से 1936 तक। गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था किस में, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई किसकी, अवार्ड की, वो रामसॉय जो अवार्ड था, अवार्ड की। तो गांधी जी घबरा गए, तो गांधी जी ने और बी आर अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट किया था,
उसके बारे में सीडीएम भी रिलॉन्च किया गांधी जी ने। तीसरा जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 17 नवंबर के अप्रॉक्स हुआ था और सितंबर में हो गया था, उसी साल नहीं अगले साल थर्ड वाले में 32 में हुआ था तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। फिर सीडीएम को विड्रॉ कर लिया 1934 में, किसने, ये लोग कर लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी। 1934 में सीडीएम विड्रॉ हुई थी और ये आ गई हमारी 1935 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी द्वारा किए गए सबसे प्रभावी योगदान यह था, यह अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करते थे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों के आत्मविश्वास की चीज़ों को करते थे को बहाल किया। किसी भी चीज़ से पहले सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया कि जो पहले तो जो खराब चीज़ें हैं उसको हटाया जाएगा ना, उन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो उसमें से कौन सा सही है कि देखो, सबसे पहले नारोजी जी का कंट्रीब्यूशन ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा था। और वैसे ही वो थे जो अय्यर साहब थे ना, एक सुब्रमण्यम अय्यर जो द हिंदू के वो हैं, तो उन्होंने वो उस पर किया था, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास को बहाल किया। देखो इसमें ना दादा भाई नौरोजी का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव था, वो जो हम स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, उनका भी यही रोल था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही होगा और दूसरे में उतना उनका रोल नहीं था, ठीक है। इसीलिए वो सब्सटेंशली हमें लगता है वो गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, ये वाला, ठीक है। अधिनियम ने, मतलब 1909 की बात हो रही है, अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी थी। तो जो एक्ट था अलाउ किया था सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को रखने के लिए, विधान परिषदों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई थी। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है, वो अनुमति दी गई। इसने वाइसराय की कार्यवाही परिषदों के साथ भारत के जुड़ाव का प्रावधान किया था। तो वाइसराय का जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ वो जुड़ाव का तो प्रावधान किया था। देखो 1909 में मॉडल मिंटो एक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रावधान हुए थे। द एक्ट वो इंक्रीज़ कर दिया था। तो ये बात सही है कि 16 से लेकर 60 से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बढ़ा दिए गए थे नंबर्स। और इंडिया में मिलो जो मॉन्टे था वो हमारे पास ये सही था कि सदस्यों को पूरक प्रश्न जो था, बजट जो वर्ड है वो अलग बात है, लेकिन बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की बात थी, वो 1909 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और बट ये वाला गलत है हमारे पास सेकंड वाला, अधिनियम के केंद्रीय और सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स का नहीं था, वो इक्वल नंबर थे ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश भारतीय विलियम बेंटिक के शासन में निम्नलिखित में से कौन से न्यायिक सुधार किए गए थे। तो विलियम बेंटिक के शासन में कौन कौन से सुधार किए गए थे देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सिविल न्यायालयों के लिए जवाबदेह बनाया गया था। सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ले ली थी। तो जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसमें बोला है कि कूट में उत्तर सही करें, सही उत्तर चुनें, ठीक है। न्यायिक सुधार किए थे। तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है, सरकारी अधिकारियों को उन्होंने आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सिविल न्यायालयों के लिए प्रति जवाबदेह बनाए थे, ये बिल्कुल गलत है। विलियम बेंटिक ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उनको जवाबदेही बनाया था। अदरवाइज उससे सब तो ये लोग छुपाते थे, उसकी चीज़ों को कवर अप करते थे जो अंग्रेज थे, ठीक है। और सेकंड वाला जो है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण स्थापित किया था, नहीं, सिविल कोर्ट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ली थी, हाँ, फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ले ली थी। सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट है वो गलत होने के बाद तीसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन जो कोर्ट का था ना, वो इस्टेब्लिश हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो याद रखिएगा, कॉर्नवालिस जो कि वो खाता है ना कॉर्न, तो हमें जमींदारी सिस्टम जिसमें मिला था, जमींदारी सिस्टम मिला था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, तो उसका था, ठीक है, कॉर्नवालिस का। उसके बाद क्या है 55 का बी। तो हमारे पास ये थर्ड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। प्रांतों को सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ और वे अपनी सुरक्षा पर धन उधार ले सकते थे। मताधिकार का विस्तार किया गया और कुल आबादी के लगभग आधे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। अधिनियम ने
अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया था। तो ये भारत जो 1935 का एक्ट है उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखो सबसे पहले ना, पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि राज्यों की जो परिषद है, मतलब हमारे डेडलॉक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। पहला वाला भी सही है। दूसरा वाला, प्रांतों को सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ कि अपनी सुरक्षा का धन उधार ले सकते हैं, ठीक है, वो भी था। उसके बाद बोला गया कि हाँ, मताधिकार का विस्तार किया गया और कुल आबादी के लगभग आधे लोगों को वोट, नहीं, ये ना उनको मिला जो प्रिविलेज थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अलग अलग क्लास के स्टेप्स थे, उनको मिला था, इन्हीं के आधे डायरेक्टली मिल गया था। फोर्थ वाला भी सही है कि अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ, मतलब एपलेट पावर्स भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में दे दिए गए थे। तो 1, 2 का 4 हो जाएगा सही। अब आते हैं ओरिएंटलिस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में बारे में क्या बात करता है, क्या उनकी सोच थी ओरिएंटलिस्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग और ओरिएंटलिस्टों ने भारत के में अंग्रेजी कानूनों और अंग्रेजी तरीकों की शुरुआत किया का विरोध किया था। ओरिएंटलिस्ट जो थे ना, वो जो थे स्कूल ऑफ थॉट क्या करते थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन और स्कॉलर्स होगी आर्ग्यू करते थे इंडिया भी गवर्न होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके ट्रेडिशन के अलावा। तो ओरिएंटेशन ओए लक्की करते थे, ठीक है। तो ओएस अलाउ करते थे। एंग्लिगेनिज्म जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि इंडिया को ब्रिटिश ट्रेडिशन के अलावा के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला तो सही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। उन्होंने भारतीय स्कूलों में किसी भी तरह की पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत के खिलाफ तर्क दिया था। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो ओरिएंटलिस्ट थे ना, वो इम्फेसिस करते थे इम्पार्टिंग ट्रेडिशन में इंडियन एजुकेशन को और वेस्टर्न एजुकेशन को मिलाने की बात कभी नहीं की थी, ठीक है। तो उन्होंने अपोज नहीं किया था, मतलब कह सकते हैं अपोज नहीं किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, बस अलग अलग जगह बोला था, नॉट अपोज इज द ये। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। उन्होंने भारतीय संस्थानों के साथ ब्रिटिश संस्थानों को समेटने का प्रयास तो किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो हो जाएगा आंसर 1 और 3 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह विद्रोह 1770 के बंगाल अकाल के दौरान अंग्रेजों की कठोर आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ था। हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी मुख्य रूप से विद्रोह की विशेषता थी। विद्रोह के पीछे विफलता के कारणों में से एक महिलाओं का भागीदारी नहीं थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। तो 58 में जो हमारे पास हो जाएगा सी, क्योंकि थर्ड वाला जो है विद्रोह के पीछे विफलताओं में से महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, गलत है, ये पूरी की तरह गलत है। सन्यासी वाले में जो महिलाएं थीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मजनू शाह और वो लोग भवानी पाठक ये लोग थे। मजनू शाह तो वो थे लीडर थे, भवानी पाठक जी थी, देवी चौधरानी जी थी, ठीक है। तो ये लोग थे, पार्टिसिपेशन हुआ था जिसपे वो लिखी गई थी बुक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, तो 1, 2 का 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से मैच करना है। क्रिस्प मिशन दे दिया है, ऐसे करके मैच दिया है। क्रिस्प मिशन क्या था? संविधान सभा के सदस्यों की रियासतों के राजकुमारों द्वारा आंशिक रूप से नामित किया जाना, ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या था? रियासतों में ब्रिटिश सर्वोच्चता का समाप्ति कैबिनेट मिशन था। माउंटबेटन योजना रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्प मिशन रिकमेंड किया था ना कि जो एंड ऑफ द वॉर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना दिया जाएगा। सेकेंड वाला भी था कि कैबिनेट मिशन में रिकमेंडेशन दिया था ना, प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी उसके साथ रिलेशन नहीं रहेगा, वो अपना बना सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा वाला भी करेक्ट है कि माउंटबेटन जो प्लान आया था 1947 में, उसने बेस्ड हुआ था कि कांग्रेस की डिमांड थी कि देयर शुड बी यूनिफाइड इंडिया, ऐसा नहीं कि बंटवारा टाइप्स हो जाए, वो अब पाकिस्तान बन गया वो अलग बात है। तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन जनता को संभावित जापानी आक्रमण के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। जनता के बीच यह डर था कि ब्रिटिश सरकार भविष्य में अपनी जापानी आक्रमण के खिलाफ एक कठोर नीति अपना सकती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, QIM था, वो एक डेट याद कर सकते हैं, 8 अगस्त को 1942 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और बॉम्बे से ही स्टार्ट हुआ था। ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही था कि क्या था कि जो आफ्टर क्रिस्प चला गया तो गांधी जी ड्राफ्ट किए थे रिजोल्यूशन की कॉलिंग की ब्रिटिश विदड्रॉल करने के लिए नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। तो वो चीज़ तो सही है कि द नेशनल लीडरशिप ये चाहते थे कि प्रिपेयर कर ले मासेस को पॉसिबल जापानीज इन्वेजन के लिए।
वो इनको एक होप मिल रहा था, एक तरह की वो क्या कहते हैं किरण मिल रही थी, आशा की किरण, जहाँ पे अदर वो रिवीजन वो हो रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे हम दोनों के दोनों सारे जो बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।